आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम थम गई है। 25 सितंबर को दूसरे मरहले के लिए पोलिंग होगी। 26 असेंबली हक़ों में वोट डाले जाएंगे और इस मरहले में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ के अजला के साथ साथ कश्मीर में श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम अजला में पोलिंग होगी। मुहिम के आखिरी रोज भी तमाम पार्टियों ने ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की। इस हवाले से रैलियों और जलसों का इनेकाद किया गया। 25 सितंबर को वोटर कई बड़े लीडरान की किस्मत का भी फैसला करेंगे। पहले मरहले की तरह ही दूसरे मरहले के लिए जबरदस्त तशहीरी मुहिम देखी गई और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। दूसरे मरहले में 25.78 लाख से ज्यादा वोटर 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि इंतखाबात शुरू होने से पहले वजीर आजम 56 इंच की बात कहते थे, लेकिन कांग्रेस ने वजीर आजम और बीजेपी का एतमाद तोड़ दिया है। वजीर आजम का मिजाज और चेहरा बिल्कुल बदल गया है और ये इंडिया ब्लॉक की वजह से है। राहुल ने कहा कि वजीर आजम जहां जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि नफरत की जगह मोहब्बत लेगी। राहुल ने कहा कि पीएम मन की बात करते रहते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के एलजी बादशाह है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकीकी मसाइल के बारे में कुछ नहीं जानते। राहुल ने कहा कि अगर वादी के लोगों को मसाइल दरपेश है तो वो पार्लियामेंट में उनकी आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी सेंट्रल शार्टिंग श्रीनगर के ज़ेनकोट में खिताब कर रहे थे। पिछले 10 साल से जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाएंगे, एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट से लड़ाएंगे और पूरे देश में इन्होंने नफरत फैलाया है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता है, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। और आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। ये आप लोगों का इतिहास है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों का कल्चर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम 4000 किलोमीटर चले, जहां भी बीजेपी के लोगों ने नफरत का बाजार खोल रखा था, वहां हमने उसके अंदर जाकर मोहब्बत की दुकान खोली है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सुरनकोट पुंछ में अवामी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत और तशद्दुद फैलाते हैं और उनकी नफरत की सियासत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने पर भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल ने कहा कि पहली बार किसी रियासत से इसके हुकूक छीन लिए गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने पूरे मुल्क में बेरोजगारी फैला दी। फरूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है।
रुकने पार्लियामेंट और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सख्त हमला किया। सूर्या ने गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो हिंदुस्तान के मफादात की मुखालिफ कुव्वतों के साथ मुसलसल खुद को सफबंदी कर रहे हैं। सूर्या ने कहा कि राहुल अपोजिशन के लीडर है, लेकिन वो खुद मुल्क की मुखालफत करने वालों के लीडर बन गए हैं। राहुल गांधी जी आजकल खुलेआम भारत विरोधी शक्तियों के साथ वो पार्टनरशिप में हैं। वो भारत से जब बाहर जाते हैं ऐसे ही शक्तियों के साथ वो मंच पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जो भारत को नुकसान करने के लिए साजिश करते रहते हैं। भारत के विरोधी शक्तियां आज राहुल गांधी के दोस्त बन चुके हैं। ऐसे भारत को कमज़ोर करने वाले राजनीति पॉलिटिकल लीडर के बयान के ऊपर रिएक्ट कर कर उसका एक इम्पोर्टेंस को बढ़ाना मैं ठीक नहीं समझता हूं। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश के अपोजिशन करने के लिए वो बैठा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी लीडरान पर दोहरा मयार अपनाने का इल्जाम लगाया। उमर ने कहा कि अगर बीजेपी के मुताबिक कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर आकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी तो उन्हें पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। आप हुकूमत से कभी सवाल नहीं पूछते हो, आपको सिर्फ हिम्मत आती है जब आप हम जैसे लोगों से बात करते हो। खुदा जरा बीजेपी वालों से पूछे ना, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब ये लोग जम्मू कश्मीर आते हैं तो मिलिटेंसी के लिए ये 3 परिवारों को कसूरवार ठहराते हैं। कहते हैं ना, अब इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फैलाई है। लेकिन जो बाकी मुल्क में बात करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान कसूरवार है और हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। अगर हम 3 खानदान कसूरवार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आखिरकार आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट तो दे दिया ना। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने क्लीन चिट दी, होम मिनिस्टर ने क्लीन चिट दी, राजनाथ सिंह ने क्लीन चिट दी। हम कसूरवार है ना, तो पाकिस्तान से आप बात करिए। ये डबल लाइन जो है ये हम जैसे लोग समझ नहीं पाते। पहले बीजेपी ये क्लियर करे कि पाकिस्तान का कसूर क्या है, और अगर पाकिस्तान कसूरवार है तो हमें क्यों दोषी ठहराया जाता, बताएं। बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने पाकिस्तान के साथ बातचीत से मुतल्लिक उमर अब्दुल्ला के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। गुप्ता ने कहा कि एनसी का मंशूर खुद पाकिस्तान का एजेंडा पेश करता है और इसके रहनुमा पाकिस्तान की हिमायत के लिए यहाँ एक माहौलियाती निजाम चला रहे हैं और जरूरत इस बात की है कि पहले उनसे मजबूत हाथों से निपटा जाए। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यदि आतंकवाद उन्होंने ही फैलाया है तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं की जाती? यदि टेररिज्म के जननी वही हैं तो पाकिस्तान ने फिर क्या किया है? देखिए, पाकिस्तान से इसलिए बात नहीं की जाती क्योंकि आप पाकिस्तान के जो माउथ पीस यहाँ पर बैठे हैं, पाकिस्तान के समर्थक यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान की ज़्यादा चिंता करते हैं। ये जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, पाकिस्तान के LOC ट्रेड किया जाएगा, पाकिस्तान के साथ बात की जाएगी, पाकिस्तान जो पत्थरबाज को उत्साहित करता है उनको छोड़ा जाएगा। ये पाकिस्तान को यहाँ बात करने की जरूरत क्या है? आप जो बैठे हैं, पहले तो आप जैसी जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ समाप्त करना होगा। पाकिस्तान खुद ब खुद रुक जाएगा। राहुल गांधी का ये कहना है कि पीएम मोदी ने वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता, कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, अब क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को राहुल गांधी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? खुद तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैसाखियों पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। खड़गे जी को डर लगता है कल छंब में क्या करके वहाँ पर भाषण देने नहीं गए हैं। तो कॉन्फिडेंस किसका बिगड़ा है, कॉन्फिडेंस किसका, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मोदी जी आज भी पूरे विश्व के नेता हैं और मुझे लगता है कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है। अभी कुछ दिन बाद जब 8 अक्टूबर को हार के ये छुट्टियां मनाने नानी के पास चले जाएंगे तो जो मर्जी कहें, जम्मू कश्मीर के लोग उस नेहरू की गलतियों के कारण से जितनी हमें बर्बादी रही है, अब इनका समर्थन करने वाले नहीं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
नमस्कार सुशील जी। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा कि यहाँ पर जो बीजेपी द्वारा टिकट दी गई है, शायद उस वजह से लोगों में भारी रोष है। जो यहाँ के स्थानीय नेता थे, बीजेपी के कद्दावर नेता रामविलास जी, एक उनका जो टिकट काटने की जो शैली थी वो हमारी सोच से गलत थी। उनको टिकट देनी चाहिए थी, उनको एक आश्वासन में लेकर ही किसी को टिकट देनी चाहिए थी, पर फिर भी जो भी पार्टी ने निर्णय किया है उसका खामियाजा शायद पार्टी भुगतेगी। मुद्दा तो विकास का ही रहेगा जी। जो शहर में काम करवाए उसके लिए वोट करेंगे। बाकी जहाँ तक जो टिकट का मामला है वो तो देखो हाईकमान का फैसला है, फिर भी लेकिन तरीका गलत है। ज़्यादातर महंगाई का है, रोडों की मरम्मत का है, पानी निकासी का है, और सुशील जी और शिक्षा पर है। शिक्षा कोई चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये ITI का इंस्ट्रक्टर कोई भी अपना हरियाणा में वो नहीं है। अगर इंस्ट्रक्टर कोर्स कराया जाए, ऐसी कोई संस्था लाई जाए जिससे अपना मेहनत का विकास हो। शहर में बिजली, पानी, सड़क सारी सुविधा चाहिए। शहर में तो मतलब कोई सुविधा नहीं है। क्या इस समय बिजली की, पानी की, रोड की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं। बिजली का कोई माई बाप नहीं, कितनी बार जाती है, कितनी बार आती है, हम तो बात है। और जो रोड का तो आप जो है बुरा हाल हो ही रहा है रोड का। चुनाव के समय में हम अपने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास को ध्यान में रख के, रोजगार को ध्यान में रख के वोट करेंगे। हमारे महेंद्रगढ़ शहर का क्या हाल है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, रोडों का बुरा हाल है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी ने 10 साल हुकूमत की लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त पहाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए। ये सिर्फ उन्हें फंसाने की कोशिश थी, लेकिन पहाड़ी इस जाल में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हम 370 के खिलाफ लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने आज राजौरी जिले के बुढ़ल इलाके में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि आने वाली हुकूमत इत्तेहाद की होगी। मुझे ये बताएं, 10 साल उनने हुकूमत की, क्या वजह थी उनको कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त में उन्होंने पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिया? क्या पहले नहीं दे सकते थे? सिर्फ उनको फंसाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है पहाड़ियों ने ये गेम देखी। आज तो 370 5 साल से नहीं है। हाँ, तो आज कैसे ये आतंकवाद है, कैसे वो मार रहे हैं? अभी देखिए कल ही किश्तवाड़ में होगा, कैसे होगा? और कोई बात नहीं करती। तो वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कहा कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि उन्हें कश्मीर में सिर्फ AIP ही रोक सकती है। रशीद ने कहा कि अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद है और मुंतजिर महीउद्दीन के ताउन के लिए उमर के शुक्रिया ने इस बात को साबित कर दिया। रशीद ने कहा कि अपनी पार्टी PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही बीजेपी की B टीम है। रशीद ने कहा कि वो सिर्फ कश्मीर और कश्मीरियों की बात करेंगे। आज मुहिम खत्म हो रही है। देखिए, आपने खुद देख लिया कि जो सुनामी नॉर्थ कश्मीर से चली, अब वो पूरी साउथ कश्मीर में भी और पश्चिमी कश्मीर में भी। आपने कल में देखा होगा, बडगाम में देखा होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि कश्मीर के लोग अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी का भरपूर साथ देंगे। कमाल है, आप तो खुल के बात सामने आई। अब अपनी पार्टी ने उमर अब्दुल्ला का सपोर्ट किया बडगाम में। अब तो दुनिया को पता है बीजेपी का एजेंट कौन है। कल उमर अब्दुल्ला ने शुक्रिया भी अदा किया मुंतजिर महीउद्दीन का, अपनी पार्टी का। कल जब ओपन हुआ अपनी पार्टी और MC का अलायंस है, और कल दुनिया को पता है सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला मुलाकात कर रहे हैं आपस में, वो भी अलायंस कर रहे हैं। बीजेपी ने अब क्लियर कट, बीजेपी समझ गई अगर उसको कोई रोक सकती है तो अवामी इत्तेहाद पार्टी रोक सकती है। उसने अब NC, PDP, अपनी पार्टी, सज्जाद लोन, चारों अब इकट्ठे बीजेपी के B टीम बन गए हैं। क्या आपको अभी भी शक है? आपने कल सुना कि उमर अब्दुल्ला साहब ने शुक्रिया अदा किया अपनी पार्टी का। कल तक तो अपनी पार्टी को B टीम कह रहे थे। आज साबित हुआ इस खानदान ने 47 से आज तक कश्मीरी को ऐसे ही जलील किया है। आज उमर अब्दुल्ला एक्सपोज हो गए। अब कश्मीरी समझ गए बीजेपी का एजेंट कौन है। अब तो कोई लड़ाई नहीं रही। अब उमर अब्दुल्ला खुल के कह रहा है कि अपनी पार्टी का मैं सपोर्ट ले रहा हूँ। मैं ये समझ रहा था जब अपनी पार्टी ने सपोर्ट किया, मैं समझ रहा था उमर साहब शाम तक ऐलान करेंगे, मुझे उनका सपोर्ट नहीं चाहिए।
उसने उनका थैंक यू बोला। शेख खानदान से ये कह दे कि अब आप ज्यादा देर तक कश्मीरियों को अपने गुलाम नहीं समझ सकते। उसने अपनी पार्टी का ओपन सपोर्ट लिया, उनको बीजेपी का प्रॉक्सी कहा, और अब कैसे वो किसी को कुछ कह सकते हैं। उससे डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने रियासत के बारे में बात की। सिर्फ पार्लियामेंट ही रियासत का दर्जा बहाल कर सकती है और आर्टिकल 370 पर फैसला कर सकती है, या इसके अलावा अगर मरकज में अक्सरियत के साथ हुकूमत होगी। आजाद ने कहा कि उन्होंने माजी में मरकजी काबीना के वजीर की हैसियत से मुख्तलिफ रियासतों के लिए रियासत का दर्जा देने की सिफारिश की। मसले कश्मीर और इलाकाई जमातों पर वज़ीर दाखिला के सख्त मौक़िफ़ पर आज़ाद ने कहा कि वो सख्त मौक़िफ़ के खिलाफ है, चाहे वो रियासती लीडरों का हो या मरकज़ के लीडरों का। आज़ाद ने कहा कि सियासी जमातों को बोलने का हक होना चाहिए। 370 के लिए न किसी लीडर ने यहाँ बात की है, न सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद ने 6 तकरीरें पार्लियामेंट में की और मेरी तकरीरों का ही जवाब हम स्टेटहुड देंगे। और नंबर 1 370 और स्टेटहुड और काउंसिल सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है। वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, वो किसी और की हो, वो सिर्फ पार्लियामेंट के हदूद में है। मैंने कई स्टेटों को स्टेटहुड दिलाई है रिकमेंडेशन। जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था होम का, वो सेंटर देता है स्टेटहुड में। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी उत्तराखंड और यूपी के 2 हिस्से हुए थे, बिहार और यूपी के, वो भी पार्लियामेंट में। सो स्टेटहुड पार्लियामेंट, स्टेट 370 पार्लियामेंट, MLC पार्लियामेंट। ये नहीं कि आज मोदी है, कोई भी होगा जिसके आप 2/3 अक्सरियत। अब कब 2/3 अक्सरियत होगी, अल्लाह करे कि अगले। आजाद साहब, होम मिनिस्टर का जो हार्ड स्टैंड है कश्मीर को लेके, हार्ड स्टैंड, और जहाँ की रीजनल पार्टीज को लेके, आपका उसका क्या कहना है? नहीं, मैं हार्ड स्टैंड, किसी भी हार्ड स्टैंड के खिलाफ हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात कहने का फ्रीडम होना चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है स्टेट क्या कर सकती है, सेंटर क्या कर सकती है, लेकिन इन बातों से, तल्ख बातों से कुछ नहीं निकलता। कोई स्टेट का लीडर दे या सेंटर का, हमारी जबान साफ सुथरी होनी चाहिए और सेकुलर जबान होनी चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। हमारे सामने हिंदुस्तान के जितने धर्म है, मज़ाहिब है, एक जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं होना। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियों के दरमियान बीजेपी के स्टार प्रचारक मुसलसल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बनी असेंबली हल्के से उम्मीदवार जीवन लाल की इंतखाबी रैलियों में शिरकत की और उनके साथ मौजूद राजस्थान के वजीर आला भजन लाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इस मर्तबा कमल जरूर खिलेगा। देखिए, मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, जिस तरह से पहाड़ियों पर से उतर करके युवा, महिलाएं, यहाँ का जनहारा है। मुझे इस जनता के अंदर उत्साह और उमंग दिख रहा है। मेरे अंदर वो जुनून दिख रहा है जो कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, जो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। राहुल गांधी भी आज जम्मू दौरे पर। देखिए, राहुल गांधी जी हों, फारूक अब्दुल्ला जी हों, डीपी वाले हों, मैं कह सकता हूँ उन्होंने आखिरकार इस जम्मू कश्मीर को क्या दिया है? उन्होंने यहाँ आतंकवाद दिया है, भ्रष्टाचार दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर काम हुआ है, आज हम देखते हैं कि हर एक पहाड़ी पर आज लोग अपने वाहन से जा सकते हैं। खाने का सामान भी सिर पर रख करके ला करके ऊपर 3 दिन 4 दिन में आते थे। उन्होंने आतंकवाद और भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस, टीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं दिया। देखिए, 370 के बाद बदलाव हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह का बदलाव, जो सीमा पर जिस तरह की हरकतें होती थी, आज कहीं नजर आती है क्या?
उनके समय में सेना के लोगों के सिर काट करके ले जाते थे। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा। जिस तरह की शांति का वातावरण जम्मू कश्मीर के अंदर है और यहाँ के युवा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और देश दुनिया में निकल करके अपने आप को उस श्रेणी में शामिल करना चाहता है कि जिसमें वो भारत को विकसित बना सके, जम्मू कश्मीर को विकसित बना। कि आपने जिस नेतृत्व पर भरोसा किया है उस पर भरोसा करिए। 2047 तक विकसित भारत बनेगा और विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा। छंब असेंबली के खोड़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से मुनक्किदा विजय संकल्प रैली में तंजीम के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या ने शिरकत की और सूर्या ने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद रियासत की तारीख में पहली बार जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी तकरीबन खत्म हो गई है। मुल्क में इक्तिसादी तरक्की तेज रफ्तारी से हो रही है और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ कांग्रेस की मखलूत हुकूमत आई तो ये लोग दफा 370 को वापस लाने की कोशिश करेंगे और पूरी रियासत में पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो जाएगी। सारे की चेता रखना है। अगर आज अपना भविष्य भारत माता की राजीव शर्मा बहुत ही अच्छा सॉन्ग जो इन्होंने गाया है तो जम्मू कश्मीर के चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव आतंकवाद और राष्ट्रवाद के बीच के लड़ाई का चुनाव है और राष्ट्रवाद जीतना है, स्वधर्म जीतना है, भारत के संस्कृति, भारत के अस्मिता, जम्मू कश्मीर के यहाँ के स्थानीय विरासत ये बचना है। तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ रचित होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार प्रदेश के इतिहास में आतंकवाद लगभग समाप्त हो चुका है। तेज गति से आर्थिक विकास आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए रोजगार का मौका हर दिन नए नए मौका खोल रहे हैं। मैं यहाँ के युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप फुल मेजॉरिटी बीजेपी गवर्नमेंट को आप यहाँ आशीर्वाद कीजिए और हम साथ में मिलकर वी विल टेक जम्मू कश्मीर टू न्यू हाइट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आजाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आजाद सांबा जिले के रामगढ़ असेंबली पहुंचे और उनके हामियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। चंद्रशेखर ने जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 10 साल बाद लोगों को असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कोई भी हो लेकिन हमारे लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी पार्टी के उम्मीदवार काम कर रहे हैं वो जरूर जीतेंगे। उन्होंने सांबा में एक इंतखाबी जलसे आम से खिताब भी किया। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारा पहला विधानसभा चुनाव है। पार्टी तो 2020 से चुनाव लड़ रही और ये भी इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद जम्मू में कश्मीर में असेंबली का चुनाव है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और उनके समकालिक जितने भी संत गुरु महापुरुष हुए, हम उनको मानने वाले लोग हैं और हम राजनीतिक शक्ति को समझते हैं। पॉलिटिकल पावर के बिना, जब पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं होगी तो हम पे पॉलिसी बनाने की ताकत नहीं होगी और जब हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो हमारे हितों की रक्षा, हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। हम काशीराम साहब को गुरु के तौर पे मानते हो, कहते जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। देश भर में हमारी समस्या एक जैसी, यहाँ भी रिजर्वेशन पॉलिसी को सही तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ भी वंचित वर्ग के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बने और असेंबली में जाके वो अपने हितों की रक्षा के लिए और स्टेट में जो हमारे इशू हैं उनको उठाएं। हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र अत्री जी लंबे समय से यहाँ मेहनत कर रहे हैं और मेरा भरोसा है कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और जो जन समर्थन मैंने देखा है आज उनके प्रति, वो जन समर्थन आशीर्वाद के रूप में उनको मिलेगा
और आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से बहुसंख्यक वोटों से जीत के विजयी होकर विधानसभा जाएंगे और अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से इस क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इस क्षेत्र के इशू को मजबूत से उठा के यहाँ की समस्याओं का हल करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाले पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई है, तो हम अपना वोट आगे विकास को देख के देंगे। जो विकास करवाएगा उसका वोट देंगे। चुनावी माहौल क्या लग रहा है, किसे वोट देंगे? कोई मोड़ जी सब आ गए मैदान में, फिर भी किसी को तो कि बीजेपी को और आए ना रहे कूद रहे हम माहौल बनेगा जिस दे देखो, नेता तो सारे एक जैसे ही है। 10 साल से सोनीपत का बुरा हाल है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, काम तो होता ही नहीं है। ये सामने देखो कबाड़े का ढेर पड़ा हुआ है, एक बार कैमरा का फोकस उधर भी करना, कितने भी कुछ कह लो कुछ नहीं होने वाला है। हजारों की संख्या में लोग आते हो कि सब्जी मंडी है सोनीपत की, तो आपसे बातचीत जरूर होती होंगी, क्या कहते हैं? देखिए, कोई कांग्रेस कोई बीजेपी कोई कुछ, कोई कह रहा है कि हम उनको वोट देंगे, जो काम करवाए, काम तो कोई भी नहीं करवा रहा है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। बस आश्वासन पे आश्वासन नहीं मिल रहा। बस अब नेता आपके बाहर आएंगे, क्योंकि 5 साल तो नहीं आते बनने के बाद, लेकिन अब शकल दिखाने तो जरूर आएंगे, आते भी हैं, एक आधा आ भी गए, पर्चा भी बांट के गए कि उनको वोट दीजिए, हम तो हाँ दे देंगे जी, बस यही है। फिर अब आपने क्या सोचा है? सोचना क्या है जी, देखो मेरे हिसाब से तो ज्यादा जोर तो बीजेपी और कांग्रेस का ही टक्कर रहेगा। देखते हैं, उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारे लिए काम करेंगे। अभी ऊपर का खेल तो नहीं, खेल तो नीचे का ही है ना, सेंट्रल का तो है नहीं। खैर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। ऊडी असेंबली हल्के के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर सज्जाद शफी ने कहा कि नौजवानों को उनके हुकूक से महरूम रखा गया है और वो अब तब्दीली चाहते हैं और नौजवान और लोग उनकी क़यादत करेंगे। सज्जाद ने बोनियार बारामुल्ला में एक बहुत बड़े यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। ये सिर्फ आज हमने यूथ रैली निकाली है, ये नौजवान आए हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के और आज इन्होंने हिस्ट्री बनाई है बोनियार की सरजमीन पे। आप देख रहे हैं सब आपको नौजवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नौजवानों के साथ पिछले 10 साल से इस्तेसाल हो रहा है, जो उनको अनएम्प्लॉयमेंट दी जा रही है गिफ्ट के तौर पे, जो उनको कोई पूछ नहीं रहा है और नौजवान समझता है कि ये जो हमारे साथ पिछले 10 साल में खिलवाड़ हुआ है और ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद इधर यहाँ पे 2 लाख जॉब्स जो हैं, जो इसका वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई है, उनको फिलअप नहीं किया जा रहा है। जानबूझ के लोगों को, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, जानबूझ के नौजवानों को अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, ड्रग्स की तरफ भेजा जा रहा है। वो रीज़न यही है कि अगर इन्होंने जो जॉब्स वैकेंसीज खाली हैं वो फिलअप हो जाती तो ये हालत आज कश्मीर की नहीं होती। सिचुएशन को लेके एक मजबूरी थी, जो ताकतें इन्होंने हमारे सारे राइट्स छीन लिए। उनका अगला प्लान ये था कि असेंबली के जरिए जो हमारे बचे कुचे जो राइट्स हैं उनको छीने। उस सूरत हाल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया कि अगर हमें बीजेपी को रोकना है इस चीज़ से तो हमें मिल के लड़ना पड़ेगा और ऊडी में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल के लड़ना। बारामूला असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म जावेद हुसैन ने कहा कि नौजवानों को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आगे आना चाहिए ताकि उनके मसाइल को ठीक तरीके से हल किया जाए। जावेद हुसैन ने कहा कि अच्छी और बेहतर हुक्मरानी के लिए इंतखाबी अमल में तालीम याफ्ता नौजवानों की शिरकत को हर सतह पर सराहा जाना चाहिए। जब तक न पावर में आपका शेयर हो, यहाँ के नौजवान का, मिडिल क्लास का, आम लोगों का, तब तक मैं नहीं समझता हूँ हमारे जो मसाइल है वो हल हो सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को सामने आना चाहिए, नौजवानों को अपना हक मांगना चाहिए। हमको ये दर्शाता है कि एक आम इंसान को भी जब तक न पावर शेयरिंग में एक हिस्सेदारी हो तब तक उसके जो मसाइल है वो हल नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ नौजवान पढ़ा लिखा उसको कैसे रोजगार मिले वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और दूसरी चीज, यहाँ जितने भी कैदी हजारों की तादाद में उन पे बात जरूर करूंगा। मैं चाहता हूं कि
उनकी रिहाई की भी बात हम करें। हम अक्सर देखते हैं जेल जो है, बेल इज राइट, बेल इज द राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। हम यहां ये देखते हैं, यहां बिल्कुल उल्टा हम देखते हैं। 10 साल के बाद ये पता चलता है कि ये जो इंसान जिसको जेल में बंद किया गया था, ये एक्चुअली इस जुर्म में मुलवस नहीं था। अफसोस से कहना पड़ता है कि 10 साल 20 साल लगते हैं उसको ये साबित करने में कि वो इस जुर्म में मुलवस नहीं था। कांग्रेस आला कमान ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए 2 नए कारगुजार सदूर का तकर्रुर किया और उनमें बानू महाजन और एडवोकेट M.K. भरद्वाज शामिल है। ये दोनों पार्टी कारकुनों के जबरदस्त इस्तकबाल के दरमियान कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्होंने पार्टी की तौसी के लिए काम करने का यकीन दिलाया और निचली सतह पर लोगों की खिदमत करने के लिए काम करेंगे। ये समझता हूँ कि हमें जो अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है इसको और स्ट्रेंथन करना है। और जो राहुल जी की बात है, जो राहुल जी ने एक मैसेज पूरे कंट्री को दिया हुआ है, वो घर घर हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि बीजेपी जो है ये डिविसिव पॉलिटिक्स करती है, ये सोसाइटी को डिवाइड कर रही है। और यूनाइटेडली जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तो हमारा कंट्री, हमारी स्टेट, हमारे घर घर और हमारे डिपार्टमेंट जो है तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आप बहुत पुराने नेता भी हैं पार्टी के, आपको क्या लगता है कि क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपको जो आपका लक्ष्य है कि आपकी नई गवर्नमेंट यहाँ बनेंगे इन दिनों में? देखो, जो ये पीरियड बचा हुआ है, कल मैंने कोई 2 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, एक बिश्नाह का मैंने दौरा किया, एक विजयपुर का दौरा किया। दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बाई एंड लार्ज लोग जो हैं वो कांग्रेस या NC कांग्रेस के अलायंस को ही सपोर्ट करना चाहते हैं दोनों जगहों पे। और मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो हैं जम्मू सूबे की, उनमें टूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि लोगों को हम एजुकेट कर पाएँ और इनको रिक्वेस्ट करें कि कांग्रेस के हक में वोट करें और बीजेपी को। ये भारद्वाज साहब थे, बानू महाजन, आप तो अब बड़ी जिम्मेदारी ले रही हैं, आपको मिली है और हम देख रहे हैं बहुत टाइम से आप महिलाओं की जो अधिवेशन होते थे या बाकी जो उसमें तो आपका रोल रहता, अब बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह निभाएंगी और क्या क्या इश्यूज़ रहेंगे? जी बिल्कुल आभारी हूँ मैं अपनी पार्टी की, जिन्होंने सिर्फ बातें ही नहीं की लेकिन एक महिला को एक ओहदे पे लाकर बताया कि अगर आज आधी आबादी से हम लोग अपेक्षाएं करते हैं तो उस आधी आबादी का अगर विचार किसी ने किया, सदा सशक्तिकरण की बात की, तो वो कांग्रेस पार्टी ने की। सदा से देश में कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं को सशक्तिकरण, उनको एम्पावर करती आई है। इसी तरह आज इस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर की आवाम को भी बताया कि हम महिलाओं को सिर्फ वोटों के दिन सिर्फ बात करने के लिए नहीं, सिर्फ वोट उनके पाने के लिए नहीं, लेकिन महिलाओं को हम वो ओहदा भी दे रहे हैं जहाँ एक जिम्मेदारी उनको उतना ही सीरियसली वो लेती है। सीनियर बीजेपी लीडर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकती और अगरचे पाकिस्तान ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले तो आतंकियों को अंदर आने ही नहीं देना है, वो हमारा एक मुद्दा होना चाहिए। उसके लिए जो लॉन्च पैड के पास में आते हैं, पक्की खबर के साथ में हमारे एक जो सुसाइड ड्रोन्स हमारे हर सेक्टर के बीच में हमारे होने चाहिए, जो कि उनको आने से पहले ही वहाँ पर प्रूफ के साथ में उनको ख़त्म करें, ताकि जब आएगा ही नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि वो आएंगे नहीं तो हमारा आतंकवाद अंदर से कैसे होगा। तो पहली चीज़ ये है। साथ में स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान को देना है कि हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। तो पहला स्टेप ये है हमारा। दूसरा है, अगर हमने उनको एक सलाह दी हुई है कि आप ये टेररिज्म ख़त्म करो, तो टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, कि आप ख़त्म नहीं कर रहे उसको तो हम बात करें। तो अगर फारूक अब्दुल्ला जी बोलते हैं कि उनके साथ में बात करो, तो पहले फारूक साहब आप पाकिस्तान को बोलो कि ये टेररिज्म ख़त्म करो, तब हम बात करेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की हार उनकी किस्मत में लिखी है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी को बीजेपी एजेंट बताते रहे हैं, लेकिन अब अपनी पार्टी उमर को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग समझदार हैं और लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता।
जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआईएसएफ की तरफ से मेंढर सब डिवीजन में एक रोड मार्च निकाला गया और मार्च का इनेकाद 25 सितंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर है। इसमें आवाम को पुरअमन तरीके से वोट डालने का पैगाम दिया गया और एसडीपीओ मेंढर भूपेंद्र कुमार ने कहा कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ सरहद और दीगर हसास इलाकों में इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर अमल किया जा रहा है और सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद सख्त कर दिया गया है। हमारा बस यही है कि आज हम एक रूट मार्च जो निकाला हमने, उसमें बस यही एक मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को, जो मेंढर की पब्लिक को, कि हम चाहते हैं कि एक बिल्कुल ही पीसफुली और एक अच्छे माहौल में ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। आई थिंक सिक्योरिटी का आप देख ही रहे हो, आज भी आपने देखा होगा, और आई थिंक जितनी हमारे पास एनफ सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो आए हैं, तो सिक्योरिटी की हमारे पास कमी नहीं है। और ग्राउंड पे भी आपको दिखेगा भी, वो डे एंड नाइट दिखेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो और सीनियर ऑफिसर्स और ऊपर से हमारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हायर अप्स हैं, उनसे भी हमें पूरे डायरेक्शन है कि कहीं भी सिक्योरिटी की कोई भी हम कम्प्रोमाइज़ ना करें। और हाँ, अगर कहीं लगता है कि सिक्योरिटी कम है, अगर कोई किसी को कोई दिक्कत आ रही है, चाहे किसी भी कॉमन पब्लिक की तरफ से, या कहीं और भी कोई और इशू आता है, कोई जेन्युइन इशू आता है, तो हम उसको सिक्योरिटी को एस्पेक्ट को भी कंसीडर करेंगे। अगर कोई हमारे से लैप्स होता है, इनफैक्ट कि मैं मीडिया के अपने पर्सनल जो मीडिया के साथी हैं इनको भी बोलना चाहूँगा, अगर आपकी भी नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ आती है, दे कैन राइट टू अस, दे कैन कॉल मी, मैं एसएचओ साहब की वहाँ पे कि सिक्योरिटी का कुछ इशू बना है, तो हम उसको भी कैटर करने की कोशिश करेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा की एक बड़ी तादाद ने धरने पर बैठकर यूनिवर्सिटी हुकाम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे किए। तलबा ने इल्जाम लगाया कि यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा बीमार पड़ गए क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटी के बाहर खाना लेने पर मजबूर किया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर अकेली कैंटीन है और जम्मू यूनिवर्सिटी के अहाते ज़्यादातर बंद रहे। उनका कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर पहले भी हुकाम से रुजू किया था, लेकिन कोई इक़दाम नहीं किया गया। मैसेज जो है 3-4 दिन से बंद है और वो मैक्सिमम बंद ही रहती है, बीच बीच में जब भी छुट्टी आती है बंद रहती है मैसेज। तो बच्चे को खाना खाने के लिए सर दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए हम सर ये था हमारा कि हम बात करें सर, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें कि हमारी मैस खोली जाए। 4 मैसेज हैं सर, इवन 2 हमारे लिए खोल दी जाएँ अगर कोई छुट्टी वुट्टी आती है। बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी इन्होंने पीछे से मैस ओपन कर दी, पीछे से ओपन मैस कर दी कि हम पे कुछ सवाल ना उठे सर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ सवाल ना उठे। हम तो सुबह से यहाँ पे हैं, वहाँ पे खाना कौन खा रहा है? तो सर बच्चे कहाँ पे जाएंगे? हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर का खाना कि रोज जाके 250-300 की प्लेट खाएगा रोज की एक टाइम की। तो हॉस्टल में बच्चा इसलिए आता है कि हमें यहाँ पे इंडोरी फूड मिलेगा, हमारे हेल्थ हमारा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ये करेगी तो हम बच्चे कहाँ पे जाएंगे? खाना जो एक इंसान की सबसे बेसिक नीड है, वो उसके लिए आज हमको यहाँ पे धूप में मरना पड़ रहा है, गिरना पड़ रहा है, हंगर स्ट्राइक करनी पड़ रही है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने ड्रिप लगा के ग्लूकोज लगा के यहाँ पे सड़क पे लेटे हुए हैं, और एक हमारे सहपाठी जो है अभी यहाँ पे एम्बुलेंस में बैठ के यहाँ से आगे गए हैं, हॉस्पिटल के लिए गए हैं। वो सिवियरली क्रिटिकली उनमें कुछ ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए थे, इसलिए मैस दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट पे। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है तब खाना बनाएगा जब 500 बच्चे खाएंगे और उसको प्रॉफिट होगा। जिस दिन 20 बच्चे कम है, 30 बच्चे हैं, उस दिन वो खाना नहीं बनाएगा। अब बच्चे किश्तवाड़ से यहाँ पढ़ते हैं, भद्रवाह से यहाँ पढ़ते हैं, डोडा से, दिल्ली से, बिहार से यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए खाना नहीं है। वो बेचारे बच्चे इतने प्रिविलेज होते कि बाहर से खा सकते हैं, जोमेटो कर सकते हैं, स्विगी कर सकते हैं, इतने पैसे होते हैं, इस यूनिवर्सिटी में आके जरूर पढ़ रहे होते हैं। महाराजा हरि सिंह के पोते अजीत शत्रु सिंह ने जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह की बेइज्जती का जिम्मेदार ठहराया है। महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश की तकरीब के मौके पर सिंह ने कहा कि ये नेहरू और शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने महाराजा हरि सिंह की मैयत को जम्मू कश्मीर लाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने डोगरों से अपील की कि वो इन क़ुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं जो उनके दरमियान तफर्रुक़ा पैदा कर रहे हैं। नेता आजाद जी आज इस तरह से जम्मू पूरा जश्न मना रहा है महाराजा हरि सिंह का, क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये एक जंग थी, हमने 7-8-10 साल लड़ी। मैंने इसकी नींव पत्थर रखी थी काउंसिल में, जैसे आपको याद होगा। उसके बाद हमारी यादपुर दुर्बल सभा और बाकी डोगरों ने काम किया है। मैं सारे डोगरों को खास करके हर एक डोगरा जो यहाँ पे है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से खास करके, क्योंकि प्रेस ने भी इसका बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, एक पॉजिटिव रोल प्ले किया कि जो ये यूटी है ये वापस बन के स्टेट बने, जो महाराजा हरि सिंह साहब का सपना था, और जो एक ताज है हिंदुस्तान का वो एक सरताज बन के रहे।
सर एक सियासी माहौल है और सियासी बयानात भी आए महाराजा हरि सिंह के लिए। ये कहा गया कि महाराजा हरि सिंह को वापस नहीं आने दिया गया, जो तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं उसके लिए? देखिए, इसमें क्लियरली दो लोग जिम्मेदार हैं, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक शेख अब्दुल्ला। ये इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था दिल्ली में, जिसके तहत इन्होंने महाराजा साहब को नहीं आने दिया और आखिरी में अंतिम बड़ा दुख होता कहते हुए कि उनकी खाली अस्थियां यहाँ पे वापस आई। तो लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि महाराजा हरि सिंह पूरे जम्मू कश्मीर के राजा थे, तो इस तरह से लोगों को क्या कहेंगे इस चुनावी माहौल में? मैं ये कहूँगा कि अभी चुनाव चल रहे हैं, मैं कोई सियासी मुद्दे पे बात नहीं करूँगा, पर इतना कहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह आए हैं, डोगरे इकट्ठे रहो, जिस तरीके से आप लोग इकट्ठे हो, जो भी आपको चाहिए आपको मिलेगा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ बाबे वाले माता वैष्णो देवी और शिवजी महाराज के सामने कि जम्मू वालों को स्वच्छ रखे, शांत रखे और इसी तरीके से हमारे लोग बाहर निकलें और एकता दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डोगरों को ये कहा गया है कि आप एक रहिए, इकट्ठे रहिए, तभी आप अपना हक ले सकते हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। म्युनिसिपल कमेटी करगिल और महकमे तालीम ने इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने और खूबसूरत दिलकश चीज़ों में तब्दील करने एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और इस मशीन को एक कामयाब करार देते हुए आम लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी, महकमे तालीम और स्रिंगमू नामी गैर सरकारी तंजीम के सराहना भी की। और इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी काचू इम्तियाज ने करगिल को एक साफ शहर बनाने के लिए लोगों से ताउन की अपील भी की। यहाँ पर वेस्ट टू आर्ट एग्जीबिशन थे, तो हमने यहाँ पर अपनी आर्ट्स के थ्रू बहुत सारे वेस्ट चीज़ों को रीयूज़ कर रिसाइकलिंग कर हमने बहुत सारी न्यू चीज़ें बनाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे हमने अपने आर्ट्स के थ्रू बहुत सारी मतलब चीज़ें बनाए हैं। इसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उन सबको यूज़ करके बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जहाँ पे बोरी और वुड का इस्तेमाल करके हमने एक कॉर्नर लाइट बनाया है। सेकंड हमने जो शूज़ के लिए जो डब्बे होते हैं उसको यूज़ करके एक बकेट बनाया है सर। ये वाली चीज़ जो है ये पॉलीथीन का बनाया हुआ है। और थर्ड हमने एक न्यूज़पेपर जो होता है उसको यूज़ करके एक झूला जैसा बनाया हुआ है। प्रोग्राम जो एमसी कारगिल वालों की तरफ से स्वच्छता ही सेवा, जिसमें जो सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, जिनको हमने आज यहाँ पे हमारे इस स्टॉल में अच्छी तरह शो ऑफ किया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आपको क्या सबसे बड़ी समस्या नजदीक के एरिया की? समस्या यहाँ जो भी मेन चौक ले लो, सारे चौक पे गड्ढे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जीतने के बाद कोई एक बार देखने के लिए भी नहीं आती मुड़ के भी। हमारा ऋषि कॉलोनी में घर है, बाबाधाम के पीछे इन्होंने कबाड़े का खजाना बना दिया, बिल्कुल गंदगी का ढेर लगवा दिया इन्होंने। यहाँ पार्क बनने वाला था वो भी। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि सफाई अभियान चला रखा हमने। ये दिख रहा है ना, सफाई तो दिख ही रहा है। क्या कार्य होगा? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, क्या नहीं हुआ? क्या होना चाहिए था? गरीब आदमी गांव से आया है यहाँ पे जो काम करने के लिए, ये तो किराए में तो बस हमारा बुरा हाल है। नमस्कार सुशील जी, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा कि ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 6वीं सालगिरह और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर SHA लद्दाख और ABDM लद्दाख ने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारू करगिल में आयुष्मान पखवाड़ा के तहत एक मजमून नवीसी का मुकाबला मुनक्किद किया। मजमून नवीसी के मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। मजमून नवीसी के मुकाबले के इनेकाद का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना ताकि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम खानदानों को फ़ायदा पहुँचाने के साथ साथ सेहत की मयारी खिदमात तक रसाई को फ़रोग देती है। करगिल अल इत्तेहाद यूथ फेडरेशन गोमा करगिल ने एक तकरीब का एहतमाम किया। प्रोग्राम का मौजू फितरत को बरकरार रखना, मुस्तकबिल को महफूज बनाना रहा। इस इक़दाम का मकसद मकामी नौजवानों को
बाइख्तियार बनाना और करगिल टाउन के मुतादिद स्कूलों की शिरकत को राग़िब करते हुए माहौलियाती बेदारी को फ़रोग देना है। इस तकरीब में मुख्तलिफ किस्म की दिलकश सरगर्मियाँ पेश की गई, जिनमें पेंटिंग वर्कशॉप्स, क्विज और मुबाहिसे शामिल हैं, जो नौजवान शुरा में तख्लीकी सलाहियतों और माहौलियाती शोर को उभारने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। मारूफ फनकार इनायत अली, जहरा बतूल और शबीर अलाइकू ने पेंटिंग वर्कशॉप्स की क़यादत की, जिससे तलबा को काबिल कद्र महारतें और हौसला मिला। इस मौके पर सरकर्दा मेहमानों की तवाज़ा की गई और बशमूल हिल काउंसिल करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काचू फयाज, जिन्होंने बतौर मेहमान ख़ुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। जम्मू कश्मीर सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स काउंसिल के इशराक से बजूनी त्राल में सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप का एहतमाम किया। चैंपियनशिप में 100 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर स्टेंजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक अहमद त्राली ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों को खेलों की जानिब राग़िब करना है। एक अलग ही तरीके से देखा जाता है, जैसे मैक्सिमम लोगों को पता है कि क्रिकेट है या फुटबॉल है या ऐसे वैसे गेम है। ये जो गेम है एक्चुअली हमारी फ़ॉरेन की गेम है, यूएसए की। ये ओलंपिक में भी है और ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी हम गेम खेल रहे हैं उसमें फ़्यूचर है क्या बच्चों का। इस गेम में फ़्यूचर क्या है कि जैसे एसआरओ में ये गेम है, इसमें जॉब मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलती हैं अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, कि आप किस फील्ड में जाते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इस गेम का जो अभी एक न्यू एरा चल रहा है, जैसे हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नौजद मैम और हमारे JNK सॉफ्टबॉल के सेक्रेटरी वसीम सर और हमारे कोचेज़ हैं सोडी सर, पदम सर, ये एक बहुत ही सपोर्टिव पर्सन हैं गेम के लिए, एक ट्रू स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ही सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जूनियर नेशनल का कैंप जो है ऑनगोइंग चल रहा है पोलो ग्राउंड में। उन बच्चों को जो नेशनल में सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों को बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं JNK स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा दी जा रही हैं, जैसे होटल्स हैं, खाना है, प्रॉपर ग्राउंड है, बॉलें हैं, इक्विपमेंट्स जो हैं इसके जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, मैक्सिमम वो मैन्युफैक्चर सारे USA के होते हैं। तो हर एक चीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। जैसे क्रिकेट है वो 102 नॉर्मली कंट्री खेलती होंगी, ये गेम जो है 130 प्लस गेम्स जो हैं वो कंट्रीज़ खेलती हैं। तो इसमें अभी मैं जैसे देख रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे खेल रहे हैं, अभी नया उन्होंने शुरू किया है। ये एक बच्चे बहुत ही सारे इंस्पिरेशन है, जो आने वाला यंग यूथ है यहाँ पुलवामा का, छोटे बच्चे हैं, वो भी इनको देख के सीखेंगे कि क्रिकेट के अलावा भी और बहुत सारी गेम्स हैं जिनमें हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने कई इलाकों का दौरा किया और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के बारे में लोगों को जानकारी दी। उनके हमरा दीगर लीडरान भी थे। वो एक बड़ी रैली की सूरत में अपने हामियों के हमरा थे। लोगों का शौक, इतना प्यार उन्होंने दिया कि सारे घरों से निकले और आज मेरी रैली में आ रहे हैं। ये तो आप ही खुद देख रहे हैं, साफ जाहिर है जितने लोग आज रैली में, तो ये तो काफ़ी है मेरी जीत के लिए। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। ताहम उन्हें अपील की कि रात के दौरान इंतखाबी असूलों की हो रही खिलाफ वर्जी को रोकने पर काम किया जाए। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि पुरअमन तरीके से अपना वोट डालें। जो खरोश है और जो इनका जज्बा है, ये आपको बजाय खुद ही इंडिकेट करता है कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो जाएगा। अल्लाह के फजल करम से पीडीएफ की कामयाबी यकीनी है और यकीनी। आज तक तो जो हमने लिया कहीं अनटवर्ड्स कहीं नहीं हुआ, सिवाय इसके कि कुछ पार्टियों के लीडरान जिनकी गाड़ियां पकड़ी गई, जिनमें कैश भी था और जो आज भी तकदब कर रहे हैं। कल भी 2 गाड़ियां जब्त की गई जो पुलिस के तहवील में है, FIR उसका दर्ज हुआ है और आपको मालूम है किन लोगों के है और किन जमातों से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आज की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तैयार है और होशियार है और हर एक चीज़ पर नज़र रखी। PDP लीडर गुलाम अहमद खान ने वहीदुर्रहमान पर्रा के हमरा कावूसा से बीरवा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि PDP वाहिद पार्टी है जो अवाम की तर्जुमान है।
मेरे ख्याल में एक पहली हमारी कामयाबी उसमें है कि खान साहब पीडीपी से कैंडिडेट है और एक लोगों का रुझान भी है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कि पहली बार वो चाहते हैं बड़े कैंडिडेट्स की तरह नहीं, ऐसे माइग्रेटेड कैंडिडेट्स नहीं, बल्कि जो उनके बीचों बीच रहे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को यहाँ चीफ मिनिस्टर भी नुमाइंदा रहे। लेकिन अगर आप देखें यहाँ सड़कों की हालत, यहाँ कोचों की हालत और यहाँ तालीम की हालत, जो कुछ भी काम इस इलाके में हुआ मुफ्ती साहब के टाइम में हुआ है। ऐसे गिरोह के लोग इस जमात से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेंढर असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर शहजाद मलिक ने मकामी लोगों से मुलाकात की और आइंदा इंतखाबात में वोट देने की अपील की। डॉक्टर शहजाद मलिक इस वक्त मेंढर की सियासत में एक मकबूल चेहरा है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने नौजवानों को मंशियात के चंगुल से आज़ाद कराने पर जोर दिया। बहुत शार्ट पीरियड जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया, जिसकी वजह से हम लोगों तक नहीं पहुंच सके। मैं उन लोगों के से माजरत खा हूँ कि हम आप तक अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज़ एजेंसीज़ के थ्रू हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि गुंडा राज के ख़िलाफ़, नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ और ख़ानदानी राज फैलाने वालों के ख़िलाफ़ और ख़ासकर जो है माल देकर रैबर मरने वालों के ख़िलाफ़ हमने एक जंग का आगाज़ किया है। और ये प्लेटफार्म नौजवानों का, यतीम गरीब मस्कीन का और गरीबों का कारवां लेकर हम चले हैं। हम नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से, माँओं बहनों से ये गुजारिश करेंगे कि 25 तारीख को गैस सिलेंडर के ऊपर में अपना बटन दबाकर इस प्लेटफार्म को इतना मजबूत बनाएं कि आने वाला जो वक्त है इस मेंढर के अंदर में चेंजिंग वाला हो। हमारा मिशन एक ही है, इस हिंदुस्तान और इस खासकर मेंढर के एरिया से ड्रग्स को दूर करना और हिंदुस्तान को मजबूत हिंदुस्तान बनाने में अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम उसके साथ खड़े हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश सबसे है कि हम लोगों ने कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।